बताइए जी फटाफट से पहला एमसीक्यू। Tax is financial charge on a person by the government under proper law. Voluntary contribution. सबसे सबसे पहले एक रूल हमेशा याद रखिएगा, अगर एक्चुअल में पास होना चाहते हैं, जब तक सारी ऑप्शंस ना पढ़ो तब तक माइंड मेकअप मत कीजिएगा। आपका ये आंसर ठीक है, लेकिन फिर भी जब तक सारी ऑप्शंस ना पढ़ो तब तक माइंड मेकअप मत कीजिएगा। ठीक है जी, अगला बताइए जी। अकॉर्डिंग टू डैश नो टैक्स कैन बी इम्पोज्ड एक्सेप्ट विद द अथॉरिटी ऑफ लॉ। क्या कहता है कि नो टैक्स कैन बी इम्पोज्ड एक्सेप्ट विद द अथॉरिटी ऑफ लॉ। इसका मतलब अगर कोई भी टैक्स इम्पोज किया जाएगा तो उसके लिए गवर्नमेंट को स्पेसिफिक लॉ बनाना पड़ेगा। इसका मतलब ओरली कोई भी टैक्स इम्पोज नहीं किया जा सकता, लॉ रिटर्न में बनाना पड़ेगा, एंड दैट टू कॉन्स्टिट्यूशनल। आ जाओ ये बताइए फटाफट से। डैश डिवाइड हैज डिवाइडेड ऑल द लॉज मेकिंग पावर इन 3 डिफरेंट लिस्ट। शेड्यूल 7 टू कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। By making proper law, central government can impose taxes on the matters specified in list 1 of to the Constitution of India। हाँ जी, अब ये बताइए पक्का। नंबर्स तो मुझे भी याद नहीं रहते, आप कह रहे हो तो मैं, क्योंकि रट्टा मुझसे भी नहीं लगता है। एक्साइज ड्यूटी, एक्साइज ड्यूटी के लिए एक्साइज ड्यूटी के लिए कौन सा है लिस्ट 1 का? हम्म, आप एज ए स्टूडेंट आपके पास ये पावर नहीं है ये कहने की कि जी रट्टे नहीं लगते। मैं ये कह सकता हूँ क्योंकि मैंने अपना एग्जाम क्लियर कर लिया, अब आपकी बारी है। 82 इनकम का, 83 कस्टम का, 84 एक्साइज का, 97 जो रेजिडुअल एंट्री है। 82, 83, 84 लाइन में है। कस्टम के लिए हमारे पास क्या हो गया? 83। रेजिडुअल एंट्री कौन सी हो गई? 97। कॉन्करेंट लिस्ट कौन सी है? कॉन्करेंट लिस्ट का मतलब ऐसी लिस्ट जिसके ऊपर लॉ मेकिंग पावर सेंट्रल गवर्नमेंट की भी है और स्टेट गवर्नमेंट की भी है, ऐसे मैटर्स एन्यूमरेटेड है। हाँ जी, हु कैन क्रिएट लॉज ऑन द मैटर स्पेसिफाइड इन कॉन्करेंट लिस्ट? बोथ सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट। आ जाओ जी, लिस्ट 2 की बात की जा रही है। हु कैन इम्पोज एक्साइज ड्यूटी ऑन द अल्कोहल फॉर ह्यूमन कंजम्पशन? अल्कोहल फॉर ह्यूमन कंजम्पशन स्टेट गवर्नमेंट का मैटर है। इसका मतलब स्टेट लिस्ट, लिस्ट 2 के अंदर 51।
ऐसा कुछ नहीं होता। स्टेट गवर्नमेंट की लिस्ट में भी 1 से लेकर एंट्रीज है, और सेंट्रल गवर्नमेंट की लिस्ट में भी 1 से लेकर एंट्रीज है। ये कोई तुक्का मारने का तरीका नहीं है। 51। ठीक है, 4 एंट्रीज तो है। 46, 51, 54, 62। हाँ जी। डैश कैन बी यूटिलाइज्ड बाय द गवर्नमेंट एज द टूल टू रिड्यूस इनइक्वालिटी। बताइए। इनकम टैक्स यूज किया जाता है ना एज ए टूल टू रिड्यूस इनइक्वालिटी। जिसकी कम इनकम है उससे कोई टैक्स नहीं लिया जाता, जिसकी ज्यादा इनकम है उससे ज्यादा टैक्स लिया जाता है। कनेक्टिविटी कनेक्टिविटी इशू आ गया है, तो बैकअप जो कनेक्शन है उससे क्लास चल रही है, तो हो सकता है बहुत ज्यादा क्लियर ना आए आवाज। जो मेन कनेक्शन है वो डिस्कनेक्ट हो गया पीछे से। हाँ जी। कैनन्स ऑफ टैक्सेशन किसने दिए थे एज पर एडम स्मिथ? कौन कौन से थे? कैनन ऑफ सर्टेनिटी, तो कौन सा नहीं, कौन सा ऑप्शन होगा? क्योंकि ना तो कैनन ऑफ अनसर्टेनिटी है बल्कि कैनन ऑफ सर्टेनिटी है। राइट। ना ही नॉन कन्वीनियंस। आ जाइए जी। हाँ जी। सीबीडीटी इज स्टैट्यूटरी अथॉरिटी फॉर प्रोवाइडिंग एसेंशियल इनपुट्स फॉर द पॉलिसी एंड प्लानिंग ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस। तो इसके अंदर क्या लिखा हुआ है? एंड इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस लॉस थ्रू द इनकम टैक्स डिपार्टमेंट एंड इज फंक्शनिंग अंडर द। बाबू, इज सीबीडीटी इज इंडियाज ऑफिशियल फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, ना कि वो इसके अंडर काम कर रहा है। ठीक है जी। आ जाइए अगले क्वेश्चंस पे आ जाइए। हाँ जी। विच इज मोस्ट सुपीरियर लॉ? इनकम टैक्स एक्ट मतलब एक्ट इज सुपीरियर, जिसमें रूल्स बनाए जाते हैं। एक्ट बताता है कि व्हाट टू डू व्हाट नॉट टू डू, रूल्स बताते हैं हाउ टू डू। नोटिफिकेशंस क्या होते हैं? इशूड बाय सीबीडीटी बेसिकली टू अमेंड रूल्स। नोटिफिकेशंस को कलेक्टिवली हम लोग रूल्स बोलते हैं, इनकम टैक्स रूल्स। और सर्कुलर्स तो गाइडलाइंस होती है। इनकम टैक्स 1961 केम इनटू फोर्स ऑन। मैंने ये बताया था आपको। इनकम टैक्स एक्ट 1961 एक्सटेंड्स टू which is not a law. सर्कुलर्स इशूड बाय सीबीडीटी मैंने बार बार बताया है, लॉ की क्लास में भी टैक्स की क्लास में भी। सर्कुलर्स आर गाइडलाइंस। अमेंडमेंट इन इनकम टैक्स एक्ट 1961 आर डन बाय पासिंग। ठीक है जी। डायरेक्ट टैक्सेस है या इनडायरेक्ट टैक्सेस है दोनों के अंदर?
अमेंडमेंट रूल्स में कैसे किए जाते हैं? बाय इशूइंग नोटिफिकेशंस। मैंने आपको बार बार रिपीट कर रहा हूँ, नोटिफिकेशंस को ही कलेक्टिवली हम लोग रूल्स बोलते हैं। हाँ जी, फाइनेंस बिल प्रोवाइड्स रेट्स फॉर इनकम टैक्स इन 3 पार्ट्स। कौन सा शेड्यूल? हाँ क्या? Dash gives the rates of income tax for various assessees for the current assessment year. पार्ट वन प्रीवियस ईयर की इनकम के ऊपर एप्लीकेबल होता है, तो असेसमेंट ईयर करंट हमारा, राइट? हाँ जी। द टर्म इनकम इज, अच्छा यहाँ पर असेसमेंट ईयर की जगह अगर लिखा होता करंट फाइनेंशियल ईयर, फिर क्या ऑप्शन होती? फिर पार्ट थ्री। तो वर्ड्स ध्यान से देखिएगा, क्योंकि करंट असेसमेंट ईयर, तो असेसमेंट ईयर का मतलब प्रीवियस ईयर की इनकम के ऊपर, और करंट फाइनेंशियल ईयर मतलब जो ये चलेगा फाइनेंशियल ईयर, तो उसके लिए तो पार्ट थ्री दे रहा है ना एडवांस में। द टर्म इनकम इज डिफाइंड अंडर 224। CBDT is constituted under, CBDT is responsible for the administration of, अच्छा सर्विस टैक्स डायरेक्ट टैक्स है इनडायरेक्ट टैक्स है? और जीएसटी डायरेक्ट टैक्स में कौन कौन से हैं? कॉर्पोरेट इनकम अलग से आती है, इनकम टैक्स से बाहर है कॉर्पोरेट इनकम टैक्स। इनकम टैक्स का ही तो पार्ट है। एसएससी कौन सी सेक्शन में डिफाइंड है? Any person who has made default in complying with the provisions of Income Tax Act 1961 is assessee in default। प्रिंसिपल ऑफिसर कौन से सेक्शन में डिफाइंड है? देखिए ये पता चलता है कि कितना सिंसियरली सुना है आपने, जो चीज अभी पढ़ी है हमने कम से कम वो याद होनी चाहिए। Who may be considered as principal officer of a company by serving on notice of his intention? Assessing officer can consider any person as the principal officer only if, असेसमेंट ईयर कहाँ पर डिफाइंड है? असेसमेंट ईयर प्रीवियस ईयर नहीं। असेसमेंट ईयर मींस commencing on previous year, section 3। हाँ जी, if business is set up on 1st September 2021, previous year in this case shall be 1st September से 31st मार्च। अगर आपको ऐसे पूछा जाए कि सेटअप तो हुआ 1st सितंबर को बट इट कमेंस्ड इट्स बिजनेस ऑन 1st जनवरी, तो प्रीवियस ईयर क्या लेके चलोगे? सेटअप की डेट देखनी है, राइट? 1st सितंबर से 31st मार्च। पर्सन की डेफिनेशन कहाँ पर डिफाइंड है? डेफिनेशन ऑफ पर्सन इज इंक्लूसिव और एग्जॉस्टिव?
इंक्लूसिव और एग्जॉस्टिव। पर्सन इंक्लूड्स, तो कौन सी डेफिनेशन है? इंक्लूसिव। अगर लिखा होता पर्सन मीन्स तो कौन सी डेफिनेशन होती? एग्जॉस्टिव। जहां हम लिख देते हैं मीन्स, ध्यान से देखिए, जहां हमने लिखा मीन्स, इसका मतलब जो यहाँ लिखा हुआ है इससे बाहर देखना ही नहीं है, तो एग्जॉस्टिव। जहां हमने लिखा है इंक्लूड्स, तो इसका मतलब ये तो हमने लिस्ट दी है जी, विच इज नॉट फाइनल, और भी इसके अंदर ऐड किया जा सकता है। जहां लिखा है मीन्स एंड इंक्लूड्स, कौन सी डेफिनेशन पढ़ी हमने ऐसी, मीन्स एंड इंक्लूड्स? कौन सी डेफिनेशन पढ़ी है मीन्स एंड इंक्लूड्स? एसएससी की डेफिनेशन क्या थी? मीन्स एंड इंक्लूड्स, राइट। अब ये वाले जो क्वेश्चंस है ये प्रीवियस अटेम्प्ट्स में पूछे गए थे, ध्यान से देखिएगा। वो क्वेश्चंस मेरे अपने बनाए हुए थे, ये क्वेश्चंस प्रीवियस अटेम्प्ट में पूछे गए हैं। इनका आंसर देंगे तो पता चलेगा कि एग्जाम्स वाले क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं नहीं आ रहे हैं। According to section 224, the definition of income is inclusive. Income includes, मैंने आपको बताया था ना 24-25 आइटम्स दिए हुए हैं और इंक्लूसिव डेफिनेशन है। हाँ जी, अंडर इनकम, अंडर सेक्शन 224 includes the profits and gains of a banking business carried on by a cooperative society with its members. Any advance money forfeited in the course of negotiation for the transfer of capital asset। बताओ जी, यहाँ पर डेफिनेशन आती है नहीं आती है कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको ये पता होना चाहिए कि एक्चुअल में ये इनकम कंसीडर की जा सकती है नहीं की जा सकती। सेकंड वाली इनकम कौन सी इनकम है? सेकंड वाली इनकम कौन सी इनकम है, उसकी एक्सप्लेनेशन दे सकता है कोई? एनी एडवांस मनी forfeited in the course of negotiations for the transfer of capital asset। आप अपना घर सेल करना चाहते हो, सामने वाला खरीदना चाहता है, तो कैसे ट्रांजैक्शन होती है कि सामने वाला पहले आपको कुछ एडवांस देगा जिसे बयाना बोलते हैं, फिर आपसे टाइम लेगा कि हाँ जी 2 महीने 3 महीने का टाइम दीजिए बाकी पैसा इकट्ठा करने का, 3 महीने बाद रजिस्ट्री करवाएंगे। तो ये वो पैसा है एडवांस मनी, जिसको क्वेश्चन में दूसरे वर्ड्स में अर्नेस्ट मनी भी कहा जा सकता है, आपसे अर्नेस्ट मनी भी पूछा जा सकता है। तो अर्नेस्ट मनी का मतलब भी क्या है? एडवांस मनी। अगर सामने वाला 3 मंथ्स के अंदर बाकी पैसा नहीं लेके आया और अपने नाम पे रजिस्ट्री नहीं करवाई, तो आपके पास बयाने का जो एग्रीमेंट बनता है उसमें राइट होता है कि आप उस पैसे को फॉरफिट कर सकते हो, जो एडवांस है उसको फॉरफिट कर सकते हो। तो वो जो पैसा फॉरफिट कर लिया, बिना हाउस सेल करे, बिना हाउस दिए, हाउस इज कैपिटल एसेट राइट, तो बिना हाउस सेल करे बिना हाउस दिए जो पैसा आपने फॉरफिट कर लिया, लेट से 1 करोड़ का घर था, 10 लाख रुपए एडवांस लिया था, वो फॉरफिट कर लिया फ्री का, तो जी क्या वो आपकी इनकम है या नहीं है? साइड में टैक्सेबल होगी, दिमाग लगाइए। सैलरीज में तो होगी नहीं, हाउस प्रॉपर्टी में होगी क्या? हाउस प्रॉपर्टी में तो सिर्फ रेंटल इनकम टैक्सेबल होती है, पीजीबीपी में होगी, बिजनेस तो है नहीं है उसका, कैपिटल गेन में होगी, जहां सेल ऑफ कैपिटल से जो गेन होता है उसकी बात की जाती है। अदर सोर्सेज में होगी टैक्सेबल। चलिए आगे, अभी आपको इतनी नॉलेज नहीं है। हाँ जी, एज पर सेक्शन 231 द इनकम, हम्म
अदर सोर्सेज में होंगे। हाँ जी, द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन द डेफिनेशन ऑफ पर्सन। लेकिन मैंने तो पर्सन की डेफिनेशन में लिखा है इंडिविजुअल इंक्लूड्स माइनर मेजर, फिर इन्होंने क्यों कहा ऐसा? मैं आपको वहां ये समझाना चाह रहा था कि माइनर की इनकम भी टैक्सेबल है। ये कहना चाह रहे हैं क्या माइनर की लाइबिलिटी बन सकती है इनकम टैक्स में? द आंसर इज नहीं। म्यूनिसिपल कमेटी कहां पर कवर्ड होगी? कहां पर कवर्ड होगी म्यूनिसिपल कमेटी? इतना सोचने की जरूरत ही नहीं है। हाँ जी, एसएससी मीन्स अ पर्सन। नेट बफर कर रहा है मेरा। मैंने आपको बताया था कि ये मेन कनेक्शन पता नहीं डिस्कनेक्ट हो गया, क्या हुआ। नहीं आ रहा है, मेन कनेक्शन नहीं आ रहा है। हाँ जी, अंडर इनकम टैक्स एक्ट 1961 द टर्म एसएससी मीन्स अ पर्सन who is assessed in default, for whom tax is due, from whom, all of the above. The year in which the income is earned is known as। आप देख रहे हैं जो क्वेश्चंस आईसीएसआई ने पूछे हुए हैं वो आउट ऑफ दिस वर्ल्ड नहीं है। बस थोड़ा सा ध्यान से पढ़ना है और थोड़ा सा ध्यान से क्वेश्चंस देखने हैं। A new business of Deep Gyan Limited was set up on 1st July 2020 and trading activities was commenced on 1st September 2020। तो प्रीवियस ईयर कब से कमेंस माना जाएगा बाबू? सेटअप ऑन 1st जुलाई है ना? अगला भी सेम टाइप का क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो इसमें तो एक ही डेट दे रखी है, तो 1 सितंबर से ही। नॉर्मल रेट्स ऑफ इनकम टैक्स आर प्रिस्क्राइब्ड इन। जो नॉर्मल रेट्स ऑफ इनकम टैक्स है वो कहां पर प्रिस्क्राइब किया जाता है? नॉर्मल रेट कहां प्रिस्क्राइब किए जाते हैं? और स्पेशल रेट्स इनकम टैक्स एक्ट में ही। स्पेशल रेट्स इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शंस में ही। स्पेशल रेट का मतलब जैसे हम कहते हैं जी ये पर्टिकुलर, जिस तरह अगर फॉरेन कंपनी या फॉरेन इन्वेस्टर इंडिया में आकर फॉरेन कन्वर्टेबल करेंसी के अंदर इंडिया में इन्वेस्ट करता है, डिविडेंड इनकम वो अर्न करता है, तो उसको सिर्फ 10% टैक्स पे करना है। राइट? तो स्पेशल रेट हो गया कि सिर्फ 10% टैक्स पे करना है स्पेसिफिक इनकम पर। चलिए जी, यहीं तक का अभी तक हमने पोर्शन कवर किया था। आगे के जो क्वेश्चन है वो अभी तक हमने कवर नहीं किया पोर्शन एज सच। हाँ, मतलब स्पेशल रेट जो स्पेशली किसी पर्टिकुलर इनकम के लिए या किसी पर्टिकुलर पर्सन के लिए नोटिफाई कर दिए गए हैं। नॉर्मल रेट का मतलब जो सबके ऊपर एप्लीकेबल है। ठीक है जी। अब मंडे को मिलेंगे कंपनी लॉ की क्लास में। टेक केयर।